क्लास 9th आपका चैप्टर है व्हाट डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो हम लास्ट वीडियो में आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने दो जो पॉइंट्स थे, जो दो आर्ग्यूमेंट्स थे वो पढ़े थे। तो पहले एक बार हम उसको देख लें। ये थे, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट था कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने देखा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है हमेशा ही बेटर गवर्नमेंट होती है बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल। क्यों होती है मोर अकाउंटेबल? क्योंकि इनकी अपनी 3 जो हैं वो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट होता है अकाउंटेबिलिटी, सेकंड होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी और थर्ड होता है लेजिटिमेसी। जब ये तीनों को यानी कि सक्सेसफुली रूट लेवल पर डेमोक्रेटिक कंट्री में काम करती हैं, जिससे कि सिटीजन्स खुश होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करती हैं, उनको अप्रिसिएट किया जाता है, तो ऐसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहा जाता है। और अपनी इन्हीं करैक्टरिस्टिक्स के कारण जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो हर गवर्नमेंट से मोर अकाउंटेबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि अभी मैंने आपको रीजंस बताए। अच्छा, तो अब क्या है कि जो अदर गवर्नमेंट्स होती हैं या टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं, एक बार उनको याद कर लें हम। तो एक होता है मिलिट्री रूल, एक होता है मोनार्की और एक होता है डिक्टेटरशिप और एक होता है डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने जो आर्ग्यूमेंट पढ़ा और समझा, उसमें चाइना का एग्जाम्पल बताया गया कि वर्ल्ड हिस्ट्री में 1958 से 61 तक एक बहुत भयानक जो अकाल पड़ा था चाइना में, जिसके कारण कि वहाँ पर लगभग 3 करोड़ पीपल्स जो थे वो उनकी मृत्यु हो गई थी। और किस प्रकार से उनकी जो गवर्नमेंट थी उसने जो पॉलिसीज़ बनाई थी उस समय या उस दौरान जो बनाई थी, तो वो कैसे सफल नहीं हुई, जिसके कारण कि वहाँ पर इतने लोगों की मृत्यु हुई। तो ये सारे कारण जो हैं वो मैंने आपको बताए थे। अच्छा, नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट था वो था कि देयर इज़ अ अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजंस, कि डेमोक्रेसी जो है वो कैसे हमें बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करती है देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यानी कि अन्य जो अलोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पर निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो डेवलप नहीं हो पाती। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो आधारित होती है कंसल्टेशन एंड डिस्कशंस पर। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पर केवल मैं आपको एक बार रिमाइंड कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा है कि थस डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था ही होती है जो किसी देश के नागरिकों के निर्णय लेने की क्षमता को इम्प्रूव करती है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हमारा थर्ड आर्ग्यूमेंट है। तो थर्ड आर्ग्यूमेंट जो है वो हमारा एनसीईआरटी की बुक में, मेरी बुक में पेज नंबर 33 है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो दिस इज़ रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट, है ना। थर्ड आर्ग्यूमेंट है ये। और थर्ड आर्ग्यूमेंट कहता है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, कि डेमोक्रेसी जो है वो हमें डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने का मेथड प्रोवाइड करता है। In any society, people are bound to have differences of opinions and interest, कि एक समाज में बहुत सारे अलग अलग राय रखने वाले और अलग अलग रुचियों वाले लोग एक साथ बाउंड होकर मिलजुल कर बनकर रहते हैं। These differences are particularly sharp in a country like ours, यानी इस प्रकार के जो विविधताएं हैं वो विशेषकर बहुत ही शार्प होते हैं हमारे जैसे देश में, जैसे हमारा देश भारत। विच हैज़ एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी का मतलब सामाजिक विविधता
देखने को मिलती है। पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, यानी कि यहाँ पर लोग अलग अलग भौगोलिक प्रदेशों से आए हुए होते हैं। स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग होते हैं। यहाँ पर एक बात है जो कोट करनी पड़ेगी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज़ किया है, यानी कि 22 भाषाओं को मान्यता दी है। भारत इतनी विविधता वाला देश है कि यहाँ पर 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है और संविधान के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। और अगर हम भाषाई आधार पर देखें तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और लक्षद्वीप से अंडमान निकोबार आइलैंड तक टोटल हमारे देश में, यानी कि लोकल लैंग्वेजेस या डायलेक्ट्स अगर हम कहें तो 1024 लैंग्वेजेस जो हैं वो बोली जाती हैं। तो इतना डाइवर्स लैंग्वेजेस वाला कंट्री है कि यहाँ पर 1000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, यहाँ पर विविध धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। तो बहुत सारे धर्मों को के जो धर्मावलंबी हैं वो लोग यहाँ रहते हैं। दे लुक एट द वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली, क्योंकि वे इतने विविध हैं जिसके कारण, यानी उनमें इतनी सारी विभिन्नताएं हैं कि जिसके कारण वर्ल्ड को देखने का, दुनिया को देखने का जो उनका नज़रिया है वो भी अलग अलग है। एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस, तथा उनके प्रेफरेंसेस भी अलग अलग हैं, यानी उनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं तो उनके प्रेफरेंसेस भी अलग अलग हैं। द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स, यानी कि एक किसी भी समूह के जो प्रेफरेंसेस होते हैं, यानी कि उनके द्वारा कोई भी इंटरप्रिटेशन, यानी कोई भी ऐसा मुद्दा जिसे वे अपनी तरीके से लेते हैं, वो हो सकता है कि दूसरे किसी समूह के साथ क्लैश का कारण बने, मतभेद का कारण बने। हाउ डू वी रिसॉल्व सच ए कॉन्फ्लिक्ट, तो किस प्रकार से हम इस प्रकार के जो उत्पन्न कॉन्फ्लिक्ट या जो विवाद होते हैं उनको कैसे हम रिसॉल्व कर सकते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर, एक तो ये व्यवस्था होती है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को ब्रूटल पावर, ब्रूटल मीन्स क्रूर और पावर मीन्स हो गया आपका ताकत, शक्ति, यानी क्रूरता से उसे दबा दिया जाए। लेकिन डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ तो सभी के जो, यानी सभी के इंटरेस्ट, सभी के प्रेफरेंसेस, उनकी जो डिफ्रेंसिएशन होता है सभी को कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पर तो कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी ग्राउंड पे होता ही नहीं है, तो यहाँ पर ब्रूटल पावर को यूज़ नहीं किया जा सकता। तो वेन एवर ग्रुप इज़ मोर पावरफुल विल डिक्टेट इट्स टर्म्स एंड अदर्स विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो यहाँ क्या होता है कि किसी भी समाधान को करने से पहले यानी कि दोनों जो समूह होते हैं उनके बीच सामंजस्य बिठाया जाता है, जिससे कि और दोनों ही समूहों के द्वारा स्वीकार्य निर्णय लिया जाता है, जिससे कि कहीं पर डिक्टेटरशिप जैसी हालत है वो ना दिखे। तो बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि समूहों के बीच जो है वो यानी नाखुशता की भावना या नाखुश हो जाएंगे, वो उन्हें सेटिस्फाई नहीं किया जा पाएगा। तो डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच ए वे, यानी अगर उनके अंदर रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस जो है वो लीड करता है तो इस प्रकार के डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो बहुत लंबे समय तक एक साथ रहने योग्य नहीं रहते, क्योंकि उनके बीच जो मतभेद हैं वो बहुत गहरे होते जाते हैं। और एक लोकतंत्र जो है उसमें ऐसे मतभेद जो हैं वो लंबे समय तक नहीं चलने चाहिए, क्योंकि उससे समाज में जो एक अच्छा स्वस्थ वातावरण जो है वो नहीं बन पाता। तो इसलिए जो सॉल्यूशन है उनको जल्दी ही, शीघ्र ही करना पड़ता है, यानी क्विक जो सॉल्यूशन है वो करने होते हैं। नो वन इज़ इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ अ परमानेंट विनर, यानी एक लोकतंत्र में कोई भी यानी आपका जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी जो गवर्नमेंट है वो परमानेंट नहीं होती, कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता। परमानेंट विनर इसलिए नहीं होता कि प्रत्येक 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं
और हमारे हाथ में यानी सिटीजन्स के हाथ में एक पावर होती है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, लीडर्स को चेंज किया जा सकता है। तो इसलिए जो है वो कोई भी जो है वो परमानेंट विनर नहीं होता। नो वन इज़ अ परमानेंट लूज़र, और कोई भी परमानेंट लूज़र भी नहीं हो सकता। जैसे सपोज़ कि यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो अभी एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है, तो पॉसिबल है कि अगर उसने अपना जो गवर्नमेंट का जो एक टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, वो 5 ईयर्स का होता है, तो कंप्लीट होते होते अगर उन्होंने अच्छा काम किया होगा ग्राउंड लेवल पर, तो उन्हें अप्रिसिएट किया जाएगा और सेकंड टेन्योर के लिए भी यानी उनको मौका मिलेगा। लेकिन अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया होगा और सिटीजन्स अगर उनको नकार देते हैं या फिर उनसे खुश नहीं होते हैं, तो क्या होगा कि उनको चेंज कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि कोई दूसरी पार्टी जो है वो सरकार बनाएगी और उस सरकार को चलाएगी। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। इसलिए इन अ डेमोक्रेसी नो वन इज़ अ परमानेंट विनर एंड नो वन इज़ अ परमानेंट लूज़र। कोई भी स्थायी नहीं होता, मतलब कि कोई भी स्थायी विनर भी नहीं होता और लूज़र भी नहीं होता। जैसा कि आपने नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में देखा, चाहे वो जिम्बाब्वे का, चाइना या पाकिस्तान का एग्जाम्पल हो, तो इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे देश में नहीं होती हैं। तो डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली, यानी कि अलग अलग जो समूह हैं, चाहे वो भाषी समूह हों, चाहे वो अलग अलग धर्मों को मानने वाले समूह हों, वे सभी शांतिपूर्ण ढंग से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हारमोनियस लाइफ जीते हैं, यानी कि सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, यानी विविधताओं भरा जो देश है भारत, डेमोक्रेसी कीप्स आवर कंट्री टुगेदर। तो वहाँ पर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से साथ साथ इन विविधताओं को लेकर चलती है। These 3 arguments were about the effects of democracy on the क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ, यानी कि ये जो आपको 3 तर्क दिए गए हैं डेमोक्रेसी के फेवर में, तो ये तीनों ही जो हैं वो हमारे सामाजिक जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं एक लोकतांत्रिक देश के रूप में। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट, एक और भी तीव्र तर्क है फॉर डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, यानी कि एक और भी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी के लिए कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, यानी कि जो एक लोकतंत्र है वो एक सरकार के लिए यानी एक विशेष बात होती है। इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द सिटीजन, यानी जिस प्रकार से वो एक विशेषता भरा एक एक्सपेक्टेशन होता है गवर्नमेंट के लिए, उसी प्रकार का एक एक्सपेक्टेशन जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन्स के लिए भी होता है। इवन इफ, क्योंकि उन सभी का बिलीव जो है वो उससे जुड़ा हुआ होता है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। कभी कभी क्या होता है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं उसमें बेटर डिसीजंस लेने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हमेशा ही की जाती है वैसे तो, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल होती है और अपनी अकाउंटेबिलिटी को हर लेवल पर प्रूव करना उसके टेन्योर में उसकी जिम्मेदारी बनती है। इट इज़ स्टिल बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अन्य प्रकार की सरकारों से कहीं बेहतर होती है, जिसके कारण कि उसे प्रेफर किया जाता है और लोग उसे पसंद करते हैं। तो डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। अब स्ट्रॉन्गेस्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो है कि डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, यानी कि एक लोकतंत्र जो है वो अपने नागरिकों की डिग्निटी को यानी उनके गौरव को बढ़ाता है। एज वी डिस्कस्ड अबव, यानी जैसा कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है उसका आधारभूत सिद्धांत ही है राजनीतिक समानता। ऑन रिकग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड, यानी कि हमारे यहाँ किसी भी लेवल पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, चाहे तो कोई व्यक्ति अमीर है, गरीब है या फिर शिक्षित है, अशिक्षित है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है।
एंड सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड, यानी कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है, चाहे वो हाईली एजुकेटेड हो, रिच हो या फिर जैसा भी हो, तो उसके सभी के साथ जो है बिना किसी भेदभाव के अच्छा व्यवहार किया जाता है। पीपुल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ ए रूलर, यानी कोई पर्टिकुलर या स्पेशली कोई भी किसी भी रूलर के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं होता, यानी कि कोई भी ग्रुप, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, सभी के लिए क्या होता है कि इक्वल जो ट्रीटमेंट होता है वो किया जाता है। दे आर द रूलर्स दैमसेल्व्स, क्योंकि वे रूलर्स होते हैं। इवन व्हेन दे मेक मिस्टेक्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, अगर उनसे कोई गलती होती भी है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट, तो अपने करने का, यानी कि जो उन्होंने एक्टिविटी की होती है उसके लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। और ऐसे में सिटीजन्स क्या करते हैं कि जो नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस होते हैं वो उनके साथ डिसएग्री होते हैं, इसलिए उनको क्या करते हैं कि रिपीट नहीं करते। तो रिपीट नहीं करते तो क्या होता है कि वे स्वयं ही चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमारा जो फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट है कि एक डेमोक्रेसी जो है वो अपने सिटीजन्स की डिग्निटी को इन्हेंस करती है। सिटीजन्स की डिग्निटी को इसलिए इन्हेंस करती है कि वो पूरी तरह से जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उन फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की गारंटी देती है। और जो मिस्टेक्स हो जाती हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी सिटीजन से भी, तो भी उन्हें एक रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स थ्रू द कोर्ट उनको मिलता है, जिससे कि वो भी अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार के मौके जो हैं उनको मिलते हैं, जिससे कि उनके एक लोकतांत्रिक देशों के जो नागरिक होते हैं उनकी डिग्निटी इससे इन्हेंस होती है। और हर तरह से एक लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने सिटीजन्स की जो डिग्निटी है उसका ध्यान रखे और उस डिग्निटी को हमेशा ही बनाए रखे। और जो सिटीजन्स होते हैं उनकी भी ये ड्यूटी है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करें, अपने नेशनल सिंबल्स को, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करें, और अपने जो गवर्नमेंट हो, जो भी उस समय हो, उसका पूरा यानी उस पर बिलीव करें और अगर कहीं उन्हें कुछ भी इनकरेक्ट लगता है तो जो भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हों जहाँ से कि वो गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुँचा सकते हो, उन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हुए सरकार को करेक्ट करने की कोशिश करें। फाइनली डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर्स फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। फाइनली हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बहुत ही बेहतर होती है, जैसा कि आपने इतने लंबे कन्वर्सेशन के बाद देखा। बिकॉज क्यों होती है? क्योंकि इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स, क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश में ही किसी इंडिविजुअल को अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। अन्य प्रकार की जो सरकार व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है। तो एज वी सॉ अबव, देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। इसलिए जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की गलतियाँ होने की संभावना बहुत ही कम होती है, और अगर ऐसा होता है तो करेक्ट करने के पूरे जो रिसोर्सेज होते हैं वो उनको मिलते हैं। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट, यानी जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है वहाँ पे इस प्रकार की जो गारंटी है वो नहीं मिलती। द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी इज़ दैट सच मिस्टेक्स कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग, यानी एक डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि किसी की भी जो गलती है वो लंबे समय तक छिपी नहीं रहती। देयर इज़ अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स। यहाँ पर क्या होता है कि यानी किसी न किसी स्पेस पर आकर वो जो हिडन मिस्टेक होती है वो निकल कर आ जाती है, और फिर पब्लिक स्पेस पर उस पर डिस्कशन करने के बाद उसे करेक्ट करने के जो भी उपाय होते हैं उनको ढूंढा जाता है। एंड देयर इज़ ए रूम फॉर करेक्शन, और इसे हम रूम फॉर करेक्शन कहते हैं। तो ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो हैं वो एक लोकतांत्रिक देश में ही होती हैं। आइदर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस और द रूलर्स कैन बी चेंज। दिस कैन नॉट हैपन इन ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं जैसा कि शासक को बदलना,
यानी कि शासक को बदलना, इस प्रकार के निर्णय लेना जो है, जो कि सिटीजन्स के हाथ में होते हैं, वो केवल डेमोक्रेटिक जो सिस्टम होता है उसमें ही होते हैं, अन्य में नहीं होते हैं। तो दिस कैन नॉट हैपन इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी इस प्रकार के जो चेंज करने के पावर होते हैं सिटीजन के हाथ में, वो केवल डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ही होते हैं, अन्य में नहीं होते। इसलिए यहाँ पर क्या है कि गलतियाँ होने की संभावना कम ही होती है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो एक डेमोक्रेटिक नेशन में होते हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक है ये है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि अब हम एक बार फिर से जो डेमोक्रेसी है उसके ब्रॉडर मीनिंग्स, यानी कि उसके बड़े और वृहद जो अर्थ हैं उनको पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसीडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन ए लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस, कि इस अध्याय में हमने लोकतंत्र के अर्थ की सीमाएं भी पढ़ी, यानी कि उनका वो कैसे सीमित होते हैं और कैसे जो हैं उनको डिस्क्रिप्टिव सेंस में पढ़ा जा सकता है, यानी उनका वृहद रूप कैसे पढ़ा जा सकता है, कैसे उनकी सीमाएं हैं, ये सब कुछ हमने इस अध्याय के माध्यम से पढ़ा। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तथा हमने क्या किया कि लोकतंत्र को फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, इन सभी तरीक़ों से हमने लोकतंत्र को परिभाषित किया। हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर्स दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव, यानी कि इन जो भी डेमोक्रेसी की परिभाषाएं थी उन सभी के माध्यम से हमने क्या किया कि डेमोक्रेसी को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास किया तथा उसके जो फीचर्स थे उनको भी स्पष्टतः समझने की कोशिश की। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम्स इज़ दैट ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि सबसे जो कॉमन फीचर हमने यहाँ पर पढ़ा वो है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि मोस्ट कॉमन है वो। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब कि जो भी हम सिटीजन्स हैं एज अबव 18 ईयर्स, जो कि वोट करते हैं, जिनको वोटिंग राइट्स है, वो क्या करते हैं कि अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं इलेक्शन के माध्यम से, और इसके बाद उन प्रतिनिधियों को सरकार में शामिल होकर सरकार चलाने का मौका देते हैं। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस, यानी इन सभी, यानी किस प्रकार से चुनाव होते हैं, प्रतिनिधियों को कैसे भेजते हैं, ये सब कुछ जो है वो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है। इन द कंट्रीज़ वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल, यानी कि जिन देशों में लोकतंत्र है हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑल द पीपल डू नॉट रूल, यानी वहाँ पर क्या होता है कि सभी जो हैं वो शासकों के बारे में जानते हैं, सभी शासकों को चुनकर जनप्रतिनिधियों के रूप में भेजते हैं, लेकिन जो शासन व्यवस्थाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं सभी जो है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ए मेजॉरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल, यहाँ पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं वे सभी निर्णय जो हैं वो बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल, यानी कि जो सभी सिटीजन्स होते हैं, क्योंकि डिस्कशन एंड कंसल्टेशंस होते हैं, उनकी सभी की ओपिनियन एंड एडवाइजेस ली जाती हैं, तो उन सभी के बिहाफ पर डिसीजंस लिए जाते हैं ताकि उन सभी को सेटिस्फाई किया जा सके। इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, है ना, यानी कि सीधे सीधे यहाँ पर जो मेजॉरिटी है उसका रूल नहीं चलता। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, लेकिन क्या होता है कि जो मेजॉरिटी पीपल्स होते हैं उनके थ्रू जो सेंडेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके द्वारा रूल चलाया जाता है। दिस बिकम नेसेसरी, जो कि ज़रूरी होता है, बिकॉज नंबर 1 मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इट इज़ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक ए कलेक्टिव डिसीजन, यानी कि अगर हम आधुनिक लोकतंत्र को देखें तो यहाँ पर क्या होता है कि बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ, यानी कि फिजिकली बैठाकर कोई भी डिसीज़न कलेक्टिवली लेना, यानी कि सामूहिक रूप से कोई भी निर्णय लेना मुश्किल होता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो कोई भी पॉलिसी या प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उनके लिए यानी पब्लिक डिबेट्स होती हैं,
आपके लोकसभा में, राज्यसभा में, क्योंकि हमारे ही द्वारा भेजे हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, तो वो डिबेट्स में, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद जो फाइनल डिसीजंस होते हैं उनको ही यहाँ पर फाइनलाइज किया जाता है। सेकंड है कि इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि वे नागरिक शामिल होते हैं किसी भी डिसीज़न में जिनकी अपनी डिज़ायर होती है, यानी जो ऐच्छिक रूप से शामिल होना चाहते हैं, एंड स्किल्स यानी कि वो एक्सपर्ट हैं, उनका वे बहुत ही स्किल्ड हैं, मीन्स कि एज एग्ज़ाम्पल जैसे राज्यसभा के माध्यम से, राज्यसभा जो होता है वो एक ऐसा हाउस होता है, आप फर्दर किसी चैप्टर में आएगा ये राज्यसभा एंड लोकसभा के बारे में, कि लोकसभा और राज्यसभा जो है वो हमारे पार्लियामेंट के दो सदन हैं, दो हाउसेस हैं। एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। एक को अपर हाउस और दूसरे को लोअर हाउस कहा जाता है। तो राज्यसभा जो है वहाँ पर क्या होता है कि वो एक परमानेंट हाउस है, यानी एक स्थायी सदन है। वहाँ पर जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 2 years to 6 years होता है। और वहाँ पर जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है कि जो पार्टीज़ होती हैं वो अपने अपने जो रिकमेंडेड मेंबर्स होते हैं उनको वहाँ पर भेजते हैं, और ये डिफरेंट फील्ड से, आपके साहित्य जगत से, खेल जगत से, और आपके फिल्म जगत से बहुत सारे ऐसे विद्वान लोग होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, जो राज्यसभा में जाते हैं। तो उनके सामने इस प्रकार के जो डिसीजंस होने होते हैं, तो क्या होता है कि क्योंकि वो सभी अपने अपने फील्ड से बहुत ही एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनके सामने यहाँ पर डिबेट के लिए उनको रखा जाता है, उन विषयों को सदन के पटल पे, जिससे कि वो अपनी एक्सपर्टनेस का उपयोग करते हुए जो बेहतर डिसीजंस होते हैं गवर्नमेंट के, उन्हें लेने में मदद करते हैं। जबकि लोकसभा जो है वो एक ऐसा सदन होता है जो कि एक नॉन परमानेंट हाउस है, और प्रत्येक 5 साल बाद जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। और यहाँ पर जनप्रतिनिधि यानी जो सिटीजन्स के द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं वही वहाँ पर पहुँचते हैं, जो कि सरकार यानी उस विनिंग पार्टी या रूलिंग पार्टी के साथ होते हैं, जो कि सरकार बनाती है और सरकार को चलाती है। तो इस प्रकार के डिसीजंस जो है वो यानी उन जिनके डिज़ायर और स्किल्स का उपयोग करना होता है वो राज्यसभा के द्वारा डिबेटेड इश्यूज होते हैं। दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। यानी ये सभी जो विषय अभी आपको बताए गए, ये हमें लोकतंत्र को बेहतर तरीके से और स्पष्ट तरीके से समझने के लिए पर्याप्त हैं। दिस क्लियरली हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज। यानी ये सभी जो हैं वो हमें स्पष्टतः समझने में मदद करते हैं कि एक लोकतंत्र जो है वो किस प्रकार से विविधताओं में भी एकता पर काम करता है, एंड फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसीज की नॉन डेमोक्रेसीज में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। ये सब कुछ स्पष्ट हमें समझने के लिए काफ़ी है। बट इट डज़ नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। इट डज़ नॉट, यानी कि लेकिन अब हमें ये देखना होगा कि एक जो डेमोक्रेसी होती है उसमें उसे एक गुड डेमोक्रेसी बनने में क्या क्या डिस्टिंग्विशेस, यानी क्या क्या जो हैं वो भिन्नताएं होती हैं। इट डज़ नॉट अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। की अब हमें देखना होगा कि एक लोकतांत्रिक सरकार को संचालित करने में किस किस प्रकार की जो अनुमति है वो हमें यानी जो हमारी गवर्नमेंट है उसको लेनी होती है। फॉर दिस वी नीड टू टर्न टू ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन सभी को समझने के लिए हमें पुनः जो है वो ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी को समझने का प्रयास करना होगा। समटाइम्स वी यूज़ डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। कभी कभी जो है वो हम डेमोक्रेसी शब्द का इस्तेमाल जो है वो किसी संगठन विशेष के लिए भी करने लगते हैं, अदर देन द गवर्नमेंट। यानी ओनली गवर्नमेंट के लिए ही इसका यूज़ नहीं करते। जस्ट रीड दीज स्टेटमेंट्स, यानी इसको समझने के लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको पढ़कर समझाते हैं। नंबर 1, पेज नंबर है 36। वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। यानी कि हम जो भी हैं एज सिटीजन वी आर इंडियंस, तो हम जो हैं एक डेमोक्रेटिक फैमिली से हैं। वेन एवर अ डिसीज़न हैज़ टू बी टेकन, कि जब भी हम कोई निर्णय अपने परिवार में रहते हुए लेते हैं, वी ऑल सिट डाउन, यानी हम सभी एक साथ बैठते हैं, एंड अराइव एट अ कंसेंसस,
कि जब हम सभी बैठते हैं उस विषय पर चर्चा करते हैं, तब हम सभी जो है वो किसी एक फाइनल डिसीजंस पर पहुंचते हैं। माय ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माय फादर्स, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे एक फैमिली के हेड ऑफ द फैमिली हमारे पिता होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे विषय भी परिवारों में होते हैं जिन पर कि पिता से कहीं बेहतर निर्णय जो है वो बेटा ले सकता है। और इसी प्रकार का जो व्यवहार है वो एक बेटर डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल होता है, यानी कि सभी को अपने निर्णय लेने का या अपनी राय को रखने का अधिकार होता है। तो ये एक ब्रॉडर मीनिंग का एक एग्जाम्पल है। सेकेंड एक सेंटेंस है कि आई डोंट लाइक टीचर्स who do not allow students to speak and ask questions in the class. I would like to have teachers with democratic temperament, यानी कि कभी कभी क्लासेस में क्या हो जाता है कि कुछ टीचर्स जो हैं वो जैसे क्लास में कुछ बच्चे उठकर, जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो उस समय क्या होता है कि वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो कुछ टीचर्स तो क्या होता है कि बहुत सिंपल वे में जो है वो आंसर देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चों को सेटिस्फाइड कर देते हैं। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को बोलने का मौका ही नहीं देते और उनका इतना डर होता है बच्चों के मस्तिष्क में, उनके दिमाग में कि वो उनसे क्वेश्चन पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर वो पूछेंगे तो क्या होगा कि जो टीचर हैं वो एकदम भड़क जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो क्लास का ये एक एटमॉस्फेयर है जिसमें कि टीचर के प्रति खौफ बच्चों में हो, ये अच्छी बात थी। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि किसी भी यानी किसी भी बच्चे को पूरी तरह से अपना प्रश्न पूछने की, अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और एज अ चाइल्ड उसका ये अधिकार बनता है कि वो टीचर से पूछे। तो उसमें क्या करना चाहिए कि अपने टेम्परामेंट को लूज़ नहीं करना चाहिए और अच्छे से बच्चों के साथ अच्छा बिहेव करते हुए उनको सेटिस्फाई करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि किसी भी परिवार के जो सदस्य हैं वो अगर इकट्ठा बैठकर अगर कोई निर्णय ले रहे हैं और उसमें से एक कोई व्यक्ति जो है वो बेहतर निर्णय दे सकता है, तो इस प्रकार के निर्णयों का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक है और आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसलिए आप लोग पढ़ना और तैयार करना, और जब कभी भी आप लोगों को कुछ पूछना हो तो उसके लिए अपने क्वेश्चंस बिल्कुल तैयार रखना।